दुनिया ने उसे ग्रेट कहा, एक ऐसा विजेता जिसने ग्रीस से लेकर मिस्र, फारस और मध्य एशिया तक हर साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। अलेक्जेंडर, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटा। लेकिन जब वह भारत की सीमाओं में प्रवेश करता है तो उसके सामने एक ऐसी भूमि आती है जिसकी धरती भी उससे सवाल पूछती है। जिन जंगलों में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां नदियां पहाड़ों को चीर कर बहती हैं और जहां के योद्धाओं की हिम्मत इस्पात से भी मजबूत होती है, यही वह जगह थी जहां इतिहास ने करवट ली। यहां से शुरू होती है वह कहानी जब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता पहली बार रुक गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलेक्जेंडर ने भारत में हार क्यों मानी। क्या राजा पुरु यानी पोरस ने उसे सच में हरा दिया? क्या भारतीय युद्ध कला की क्रूर वास्तविकता उसकी सेना पर भारी पड़ गई, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबें अक्सर छुपा लेती हैं? सच जानने के लिए हमें वापस जाना होगा 326 ईसा पूर्व की उस गर्म रात में, जब अलेक्जेंडर हिमालय की ओर बढ़ रहा था और उसे मालूम भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी है। जब अलेक्जेंडर भारत की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया है। सामने फैले घने जंगल, जहां धूप भी नीचे तक नहीं पहुंचती थी, पेड़ों की मोटी शाखाएं, गीली मिट्टी की खुशबू और दूर दूर से आती अनजानी आवाजें, ये सब उसकी सेना को धीरे धीरे बेचैन कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते और कठिन होते गए। तेज और गहरी नदियां जो पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई बहती थीं, पत्थरीले इलाके जहां चलते हुए भी हर पल संभलना पड़ता था, और ऊपर से अचानक बदलता मौसम, कभी तेज गर्मी, कभी उमस और कभी तेज बरसात, यह सब मिलकर पूरी सेना को लगातार थका रहा था। यह वही सेना थी जिसने यूनान, मिस्र और परसिया में बड़ी बड़ी जीतें हासिल की थीं, लेकिन भारत ने उन्हें एक अलग ही तरह की चुनौती दी। यहाँ की धरती, यहाँ का मौसम और यहाँ की परिस्थितियाँ सब मिलकर मानो उन्हें बता रही थीं कि आगे की लड़ाई बाकी सब लड़ाइयों से ज्यादा कठिन होने वाली है। जैसे जैसे सिकंदर की सेना भारत के अंदर और आगे बढ़ती गई, उन्हें एहसास होने लगा कि यहाँ सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि लोग भी बिल्कुल अलग हैं। रास्ते में मिलने वाली जनजातियां न तो डरी हुई थीं, न ही आश्चर्यचकित, बल्कि वे अपने ही तरीके से मजबूत और संगठित थीं। कुछ ने सिकंदर को दूर से ही चेतावनी दी, कुछ चुपचाप जंगलों में गायब हो गईं, और कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने पहली नज़र में ही साफ कर दिया कि वे बाहरी ताकतों के सामने झुकने वाली नहीं हैं। यह व्यवहार सिकंदर और उसकी सेना के लिए नया था, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग उनके आगमन से पहले ही हार मान लेते थे, लेकिन भारत में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ के लोग अपने ज़मीन और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी दौरान सिकंदर ने उन भारतीय शासकों के बारे में भी सुना जिनकी वीरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थीं। ऐसे राजा जो विशाल हाथियों, तेज घोड़ों और अडिग सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उतरते थे। कहा जाता था कि उनकी सेनाएं तूफान की तरह आती थीं और मिट्टी में भूकंप की तरह गूंज छोड़ जाती थीं। सिकंदर के सलाहकार पहली बार चिंतित दिखने लगे, क्योंकि यह वह युद्ध नहीं था जहां दुश्मन सिर्फ संख्या में बड़ा था, बल्कि यह ऐसी भूमि थी जहां हर नई चुनौती पिछली चुनौती से कहीं ज्यादा कठिन थी। सिकंदर जानता था कि भारत में उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है, और यहाँ की हर मुलाकात, हर लड़ाई उसके साम्राज्य की दिशा बदल सकती थी। अलेक्जेंडर जैसे जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर आगे बढ़ रहा था, एक नाम बार बार उसके कानों तक पहुंच रहा था। एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिलों में डर नहीं बल्कि सम्मान पैदा करता था। राजा पुरु, पोरस। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने पहली बार पोरस की कद काठी और युद्ध शैली के बारे में सुना, तो उसके चेहरे पर वही तनाव दिखाई दिया जो वह सिर्फ किसी असाधारण प्रतिद्वंदी को देखकर महसूस करता था। पोरस कोई साधारण राजा नहीं था, वो उन गिने चुने शासकों में से था जो युद्ध के मैदान को सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि खुद अग्रिम पंक्ति में उतरकर लड़ते थे। उसका विशाल शरीर, भारी कवच और सूरज की रोशनी में चमकता भाला, ऐसा लगता था मानो वह आदमी नहीं, एक चलता फिरता तूफान हो।
लेकिन पोरस की असली ताकत उसकी कद काठी नहीं थी, बल्कि वो हथियार जिसने अलेक्जेंडर की सबसे अनुभवी सेना को भी कांपा दिया था, युद्ध हाथी। इतिहास गवाह है, किसी यूनानी सैनिक ने इससे पहले कभी ऐसे राक्षसी जीवों का सामना नहीं किया था। 3 से 4 मीटर ऊंचे, माथे पर लोहे की नुकीली ढालें, पीठ पर तीरंदाज और भाले वाले सैनिक, और उनकी दहाड़ जो घोड़ों की टांगों को कांपने पर मजबूर कर देती थी। अलेक्जेंडर की सेना, जिसने मिस्र, फारस और मध्य एशिया को गिरते देखा था, वो पहली बार अपने कदमों में अनिश्चितता महसूस कर रही थी। उधर झेलम नदी के किनारे राजा पोरस अपनी चालें बिछा रहा था। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी। धुंध इतनी घनी कि पेड़ों की परछाइयां तक दिखना बंद हो जाती थी। पोरस ने इस मौसम को अपने हथियार में बदल दिया था। वह जानता था कि युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और पोरस का दिमाग भारत की सबसे कठिन धरती पर पला था। इसलिए उसने अपनी सेना को इस तरह तैनात किया कि चाहे अलेक्जेंडर कहीं से भी नदी पार करे, वह हर बार पोरस के जाल में ही फंसे। लेकिन अलेक्जेंडर भी चुप नहीं बैठा था। वह हर रात झेलम की आवाज़ सुनते हुए एक ही सोच रहा था कि इस बार युद्ध आसान नहीं होगा, और इस बार वह पहली बार किसी ऐसे राजा का सामना करने वाला था जो उसके जैसा ही था, निर्भीक, रणनीतिक और अडिग। राजा पोरस और अलेक्जेंडर, दो योद्धा, दो साम्राज्य, दो दिमाग एक ही मैदान पर टकराने वाले थे, और उनके बीच की यह भिड़ंत इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। युद्ध का दिन करीब आ रहा था, लेकिन सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, धोखा होता है, और अलेक्जेंडर इस कला में उस्ताद था। हर रात उसकी सेना झेलम के किनारे मशालें जलाकर, ढोल बजाकर ऐसा दिखावा करती कि वे यहीं से नदी पार करने वाले हैं। यूनानी सैनिक जोर जोर से युद्ध घोष करते, घोड़े हिनहिनाते, और पानी पर उनकी परछाइयां नाचने लगती। पोरस ये सब देख रहा था, लेकिन वह जानता था इतिहास का सबसे बड़ा विजेता कभी भी सीधा वार नहीं करता। वो अंधेरा ढूंढता है और फिर वहीं से वार करता है। और फिर एक रात सब चुप हो गया, न कोई ढोल, न कोई आवाज, बस दूर कहीं से आती हवा की सीटी और गरजते बादल। पोरस को तुरंत समझ आ गया, यह शांति तूफान से पहले वाली शांति है। अलेक्जेंडर कुछ बड़ा करने वाला है। उस रात झेलम का अंधेरा युद्ध के सबसे चालाक अध्याय को जन्म देने वाला था। सुबह की पहली हल्की रोशनी झेलम के आसमान पर फैलने लगी थी, लेकिन दोनों सेनाओं के दिलों में रात का अंधेरा अब भी बाकी था। अलेक्जेंडर की सेना घंटों से चुपचाप इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग, वही अटूट विश्वास कि उनका राजा किसी भी परिस्थिति में उन्हें जीत दिला देगा। दूसरी ओर राजा पोरस अपनी ऊंची युद्ध हाथी पर खड़े होकर नदी की ओर देख रहा था। बरसात अभी भी हल्की हल्की गिर रही थी, और घने बादलों के बीच से निकली कमजोर धूप पूरे मैदान को एक अजीब सी सुनहरी धुंध में बदल रही थी। ये वही पल था जब इतिहास लिखे जाने से पहले हवा भी सांस रोके खड़ी लग रही थी। अलेक्जेंडर ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को संकेत दिया, और अचानक पूरे मैदान में एक हल्की लेकिन साफ गूंज उठी। यह युद्ध की पहली धड़कन थी। पोरस ने महसूस किया कि अब वह क्षण आ चुका है जिसकी उसे कई दिनों से प्रतीक्षा थी। उसके पीछे खड़े हाथी गहरी, थरथराती हुई गर्जन कर रहे थे। उनके माथों पर लगी लोहे की ढालें सुबह की रोशनी में चमक रही थी। दूसरी तरफ यूनानी घुड़सवार अपने भालों को कसकर पकड़े हुए थे, मानो मौत और महिमा दोनों के बीच खड़े हों। हवा में नमी, मिट्टी में कंपकंपी और सैनिकों की आंखों में फैलता डर, सब मिलकर यह बता रहे थे कि यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न था। और अब कुछ ही पलों में दुनिया देखेगी कि दो महान योद्धाओं की भिड़ंत कैसी दिखती है। और फिर वो पल आ ही गया। झेलम की ठंडी हवा के बीच अलेक्जेंडर की सेना ने अचानक नदी पार करने की कोशिश शुरू कर दी। अंधेरे और बरसात की आड़ में यूनानी सैनिक आगे बढ़े। उनके पैरों के नीचे कीचड़ था, ऊपर गरजते बादल, और सामने एक अनजान मौत। लेकिन जैसे ही पहला दल किनारे पहुंचा, पोरस पहले से तैयार था। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। युद्ध हाथी आगे बढ़े, जमीन कांपने लगी, और उनकी गर्जना ने पूरे मैदान को दहला दिया।
यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह दो सभ्यताओं की टक्कर थी। यूनानी घुड़सवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारतीय हाथियों के सामने घोड़े बिखरने लगे। भाले टूटे, ढालें फिसलीं और युद्ध का शोर आसमान तक गूंज उठा। पोरस खुद अपने हाथी पर खड़ा होकर मोर्चा संभाले हुए था, घायल होने के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी ओर अलेक्जेंडर भी लगातार अपनी सेना को संभाल रहा था, लेकिन उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि यह युद्ध उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। झेलम का मैदान अब खून, कीचड़ और इतिहास से भर चुका था, और यहीं से तय होने वाला था कि द ग्रेट की सबसे बड़ी परीक्षा क्या सच में जीत कहलाएगी। युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। झेलम का मैदान धुएं, चीखों और टूटते हथियारों की आवाज से भर गया था। भारतीय हाथियों ने यूनानी पंक्तियों में भारी तबाही मचा दी, लेकिन अलेक्जेंडर की रणनीति यहीं पर सामने आई। उसने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे सीधे हाथियों से टकराने के बजाय उनकी रक्षा में खड़े सैनिकों को निशाना बनाए। धीरे धीरे युद्ध की दिशा बदलने लगी। हाथी तो ताकतवर थे, लेकिन उनके आसपास का कवच अब कमजोर पड़ने लगा था। घंटों की भयंकर लड़ाई के बाद पोरस की सेना थकान से जूझ रही थी। खुद राजा पोरस कई घावों के बावजूद अब भी अपने हाथी पर अडिग खड़ा था। एक ऐसा दृश्य जिसने दुश्मनों तक के मन में सम्मान भर दिया। अंततः जब लड़ाई थमी, अलेक्जेंडर ने आगे बढ़कर उस घायल लेकिन अजेय योद्धा को देखा। यह जीत का क्षण था, लेकिन किसी सामान्य विजेता जैसा नहीं। झेलम के तट पर इतिहास ने दर्ज किया कि कुछ युद्ध हार जीत से ऊपर होते हैं, और कुछ राजा पराजय में भी महान कहलाते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन झेलम के किनारे खड़े दोनों राजा जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं था। अलेक्जेंडर ने आगे बढ़कर उस योद्धा को देखा जिसने हार के बाद भी सम्मान नहीं छोड़ा था। घायल शरीर, थकी हुई सांसें, लेकिन आत्मसम्मान अडिग। तभी अलेक्जेंडर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? यह सवाल तलवार से नहीं, सम्मान से पूछा गया था, और इतिहास इसी पल को सुनने के लिए ठहर गया। पोरस का उत्तर छोटा था, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक रहने वाली थी, एक राजा की तरह। उस एक वाक्य ने अलेक्जेंडर को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पोरस को न केवल उसका राज्य लौटाया, बल्कि और भी क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी। झेलम के तट पर यह स्पष्ट हो गया था, यह जीत किसी साम्राज्य की नहीं थी, बल्कि चरित्र की थी। और यहीं से इतिहास ने दर्ज किया कि कुछ युद्ध जीतकर भी इंसान को विनम्र बनाते हैं, और कुछ राजा हारकर भी अमर हो जाते हैं। झेलम के तट से लौटते समय अलेक्जेंडर के कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन पहली बार पीछे छूट गया था। उसने अनेक युद्ध जीते थे, साम्राज्य खड़े किए थे, लेकिन भारत की धरती ने उसे सिखाया कि जीत सिर्फ जमीन पर नहीं होती। यहाँ वीरता तलवार में नहीं, आत्मसम्मान में थी। पोरस जैसे राजा ने उसे दिखाया कि शक्ति से बड़ा होता है चरित्र, और साम्राज्य से बड़ा होता है सम्मान। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद अलेक्जेंडर की सेना आगे बढ़ने से हिचकने लगी। थकी हुई टुकड़ियां, अंतहीन युद्धों का बोझ और भारत की अजेय भावना, इन सब ने मिलकर उसे रोक दिया। यह कोई हार नहीं थी, यह एक समझ थी, और यहीं से अलेक्जेंडर की विजय यात्रा नहीं, बल्कि उसकी मानव यात्रा शुरू हुई। भारत छोड़ते समय अलेक्जेंडर ने भले ही अपनी सीमाएं पीछे छोड़ी हों, लेकिन अपने भीतर एक अमिट छाप लेकर गया। झेलम का युद्ध इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बना, यह एक चेतावनी बना कि जो राष्ट्र आत्मसम्मान से लड़ते हैं उन्हें हराया नहीं जा सकता, और जो राजा सम्मान के साथ खड़े होते हैं वे समय से भी बड़े हो जाते हैं। यह कहानी जीत और हार की नहीं थी, यह कहानी थी उस क्षण की जब इतिहास ने शक्ति के सामने सम्मान को चुन लिया। ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए ऋषि क्रॉनिकल्स के साथ जुड़े रहिए। अगली कहानी में इतिहास का एक और ऐसा अध्याय खोलेंगे जो किताबों में नहीं, समय की आत्मा में लिखा गया है। तब तक के लिए इतिहास को समझिए और सच को याद रखिए।